तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, ये जो लॉ है सबसे पहले, ये बहुत ही अजीब लॉ है, दैट इज एक्चुअली वेरी वियर्ड। ठीक है, लॉ क्या है? देखो जरा, साथ साथ लिखना शुरू करो भाई। when two elements when two elements can combine when two elements can combine to form more than one compounds, combine to form more than one compounds, more than one compounds, then mass of one element ठीक है, कंबाइनिंग विद, देखो इसको पहले समझने की कोशिश करना, इंग्लिश में क्या लिखा है वो तुम खुद से इन्फर करने की कोशिश करना। मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद a fixed mass of another element, a fixed mass of another element, fixed mass of another element in these two compounds, is in a integral ratio, अब इसका सेंटेंस का देखो क्या मीनिंग है। तो जैसे मुझे कोई भी दो एलिमेंट दो जिसके एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। अथर्व बताओ भाई, एक से ज्यादा एलिमेंट बनते हैं। Your voice is breaking. अच्छा, मेरा आवाज क्या हुआ? अच्छा, बाकी सबको ठीक है भाई, आवाज आ रहा है? ओके। वेदांत, कोई दो एलिमेंट बताओ जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और मुझे कंपाउंड भी बता दो। जैसे अच्छा, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, सुनो। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड बताओ। हाँ देवांगी, सही है। हाँ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है शायद वेदांत, फिर भी मैं शायद लिप रीड कर पा रहा हूं तुम्हारे बोलने से। ठीक है, दोबारा बोल के बताओ। बंद कर लो, सॉरी, माइक बंद कर लो, सॉरी गलती हो गई, माइक बंद। हाँ, ओ माय गॉड। H2O और एंड शायद वेदांत ये बोलने की कोशिश कर रहा था H2O2, ठीक है, उम्मीद है। तो H2O और H2O2 जो है, ये सपोज दो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो इसमें वो ये बोल रहा है कि तुम, अच्छा बताओ, इसके अंदर हाइड्रोजन का वेट कितना है? बोलो प्राची, H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना है? ओके, 2। हाँ 2 सही है। और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 1। हाँ, वेट पूछ रहे हैं ना बच्चे, वेट, वजन। तो एटोमिसिटी बता रही थी क्या? हाँ। जिसका वीडियो ऑन नहीं है ना, उससे पूछते हैं, नहीं तो क्लास से बाहर फेंक देंगे अभी, जवाब नहीं देगा तो। हाँ भाई आदित्य। हाँ सर। हाँ, ऑन कर लो दादा वीडियो। क्यों मुझसे इतनी गुहार करवाते हो हर समय?
हाँ, हेलो। हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाँ आदित्य, हाइड्रोजन का वेट कितना है? रिस्पॉन्स ही इकट्ठा करते करते तुमसे इतना टाइम हो जाता है यार। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? हाइड्रोजन का वेट 2 है और ऑक्सीजन का वेट 16 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 2 है और ऑक्सीजन का वेट 32 है। ये समझ में आता है भाई? ठीक है, तो अगर देखो ऊपर सेंटेंस में क्या लिखा है कि अगर मैं, ठीक है, ऑक्सीजन का एक फिक्स मास रखता, अगर मैं ऑक्सीजन का मास इज फिक्स्ड, ऑक्सीजन का मास मैं अगर फिक्स रख दूंगा, क्या मेरी आवाज क्रैक हो रही है भाई? क्यों सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं सर ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दूं तो इस फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करता है? तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करता है? 2 ग्राम करता है वाटर के अंदर। और 16 ग्राम और जब 32 ग्राम के साथ में कितना करता है बताओ? 2 करता है। ठीक है, तो 16 ग्राम के साथ में कितना करेगा? 1 ग्राम करेगा। ठीक है, इन H2O2 में। ये तुम नोट कर सकते हो, ये जो है अपनी कॉपी में सब कुछ एज इट इज नोट करो। तो वो ये बोल रहा है कि अगर तुम किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, लेट्स से 16 तुमने फिक्स कर दिया है, 16 तुमने फिक्स कर दिया है, तो उसके बाद में जो वाटर से रिएक्ट करने वाला मास है, सॉरी हाइड्रोजन से रिएक्ट करने वाला, हाइड्रोजन का रिएक्ट करने वाला मास है, वो मास एक फिक्स्ड इंटीग्रल रेशियो में होगा, 2 ग्राम और 1 ग्राम। तो ये रेशियो जो 2:1 आ रहा है, ये एक्चुअली हमेशा इंटीजर रहेगा। ये इस लॉ का स्टेटमेंट का मतलब है पहले तो। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है गाइस? व्हाट इज सो बिग अबाउट दिस? ठीक है, कि वो तो हमें दिख ही रहा है ना यार, H2O2 और H2O इन सब में इंटीजर है। कोई बताएगा इसमें क्या खास बात है? तो पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, सुनो, उस समय डाल्टन को इनके फॉर्मूले नहीं पता थे। डाल्टन डिडंट न्यू द फॉर्मूले, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास में क्या है। ठीक है, मतलब H2O2 का मतलब ही नहीं पता था उसे, इसके नीचे नंबर 2 आता है ये भी उसे नहीं पता था। उसके पास एक रैंडम कंपाउंड था और दूसरा भी रैंडम कंपाउंड था जो कि अननोन था। ठीक है, पूरी तरह से। तो उस समय ये इंटीग्रल रेशियो जो है, ये इंटीग्रल रेशियो आने की वजह से इन्होंने अपने केमिकल फॉर्मूले फ्रेम किए हैं। हम इस सेक्शन को उल्टा पढ़ रहे हैं, हमें एक्चुअली पहले फॉर्मूले पता है और हम उससे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअली क्या सीन है, एक्चुअली हमारे पास में पहले क्या थे बताओ? ठीक है, हमें एक्चुअली पहले क्या थे, हमने ये मास के रेशियो निकाले हैं, उसके बाद फॉर्मूले बनाने शुरू किए हैं। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करो, इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबने लिखा? तो जैसे ये सेम एक्टिविटी हम लोग जो है ये इसके अंदर इसका माइक कौन है भाई? ऑफ कर लो प्रणव, माइक ऑफ कर लो भाई।
हाँ अमन रुको, पहले तुम तो कर लो। हाँ रुको, करते हैं, रुको। हाँ देखो देखो, ये सेम एक्टिविटी हम लोग एक बार और कर रहे हैं। देखो इसके अंदर सी गाइस, जैसे ये देखो, ये हमारे पास में, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स का एक टेबल है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखो कितने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, समझ रहे हो? N2O, डू यू नो द नेम ऑफ N2O? ये कंपाउंड जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज फेमस एज, ये जानते हो कि लाफिंग गैस की तरह फेमस है ये, Yes, sir. ठीक है। कभी किसी ने कोई 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 जो है क्लिप या कोई वीडियो या कुछ ऐसा देखा हो जिसमें उसे पता हो कि इसको इनहेल करने के बाद में, ठीक है, आदमी जो है वो, ठीक है, मतलब इनकंसोलेबली हंसता जाता है, पता नहीं किसी भी बात पे, ठीक है, जो कि एक्चुअली न्यूरोटॉक्सिन है एक तरह का, ठीक है। तो ओवर इनहेल करने से जो है वो मर भी सकता है आदमी, ठीक है। तो पुराने, अच्छा, इसके जो दो इफेक्ट फेमस है N2O के, ठीक है। एक तो हंसना, ठीक है, इट एक्चुअली इंड्यूसेस लाफ्टर, ठीक है, चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हो वो तुम्हारा हंसाना शुरू कर देगी तुम्हें। और दूसरा, ये एक्चुअली एनेस्थीसिया है, ठीक है। इससे क्या है कि हमारे हमारे सेंसेस हमारे नम हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, पुराने जमाने में डेंटिस्ट वगैरह जो है वो इस गैस को यूज किया करते थे, ठीक है, दांत वांत निकालने में, ठीक है। पहले ये गैस इनहेल करवाया करते थे, ठीक है। उससे क्या है कि माउथ के सेंसेस जो है वो नम हो जाते थे, उसके बाद में निकालते थे, ठीक है। अरे हाँ आदित्य, तुम्हारा नेट खराब है, क्योंकि और सबको आवाज क्लियर आ रही है, समझ रहे हो? देखो, किसी और को दिक्कत है तो बताओ भाई। तो खैर, तो ये अपना लाफिंग गैस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी कंपाउंड्स देखो, तुम ये सब थोड़ा थोड़ा तुमने सुना होगा। NO का नाम जानते हो क्या है? व्हाट इज NO कॉल्ड केमिकली? ठीक है, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एक्चुअली NO है। अच्छा, N2O3, NO2 का नाम क्या है? ऐसे तुम सबका नाम देने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सब नाम दे सकते हो तुम सबको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक एक करके, ठीक है, किससे पूछें यार, कोई जवाब दे दे मुझे। श्रेया माइक ऑन कर सकती हो? ओके श्रेया, इसमें देखो N2 में मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बताओ? नहीं, मैं मास पूछ रहा हूं, तुम 2 बोल देते हो यार। मैं मास पूछ रहा हूं ना श्रेया। N2O में ये इंफॉर्मेशन मास का है या नंबर का है श्रेया? तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है श्रेया, बहुत लो वॉल्यूम है, या तो थोड़ा सा माइक मतलब, हाँ हाँ बोलो, हाँ अब ठीक है, हाँ बोलो। N2O में नीचे का नंबर 2 नंबर होता है कि मास होता है श्रेया? हाँ, नंबर। नंबर। आई एम सॉरी, गुस्सा मत करो श्रेया, ठीक है। तो नंबर है तो इसका मास पूछ रहा हूं, तो 2 क्यों बोल रही हो फिर? तुम ही 2 बोल रही हो, तुम ही बोल रही हो कि नंबर होता है। 18। यार वापिस हम लोग, एक बार तो बहुत तेज डांट पड़ी थी, ठीक है, कि तुम्हें एटॉमिक मासेस नहीं पता है, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन का मास पता है क्या श्रेया? नहीं मालूम है? अभी याद नहीं आ रहा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद नहीं आ रहा है श्रेया? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई बच्चे? तुम्हें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है श्रेया? सुन के तुम्हें याद नहीं आता है? हाँ भाई प्रियांशु बताओ भाई। अच्छा, याद करके बताओ, अब तो गिन के बता दो।
क ख ग घ गिनती आती थी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे तुम्हें एलिमेंट्स नहीं आते क्या श्रेया? बोलो एलिमेंट बोलो। हाँ यार, हाँ हाँ सार्थक, हाँ एलिमेंट बोलना शुरू तो कर दो श्रेया, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ कॉपरेट तो करो। अपन अपन लेवल पीछे लेके जा रहे हैं तो कुछ। अच्छा ठीक है भाई। प्रियांशु बोलोगे क्या भाई? यस सर। नाइट्रोजन का मास कितना है इसके अंदर यार? सर नाइट्रोजन का भूल गया सर। गॉड यार, सीरियसली अब इतनी देर से मैं श्रेया को डांट रहा था तो तुम ये बोले नाइट्रोजन का मास भूल गए तुम। अरे एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं नाइट्रोजन का यार? प्रियांशु एलिमेंट्स के नाम बोल सकते हो सीरियल ऑर्डर में? अरे पहला एलिमेंट कौन है दादा, बताओगे? हाइड्रोजन है सर। वाह कमाल कर दिया तुमने तो यार। अरे प्रियांशु क्या कर रहे हो यार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें एलिमेंट आगे जो है नाम बोलो ना हाइड्रोजन के बाद में यार। कौन से दिक्कत से तुमने साइंस स्ट्रीम ले लिया है भाई? अबे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, नहीं पता है तुम्हें? यार कहाँ पे यार, कौन से पता नहीं यार, तुम्हें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नहीं पते हैं, तुम्हें यार पहले 10 एलिमेंट के नाम नहीं पता है, तो तुम लोग क्या करने आए हो यार? यार मुसीबत है, पता नहीं यार। ऋषा कैमरा ऑन करो। तुम्हें इतनी बार मैं बोल रहा हूँ दिशा, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हें कैमरा ऑन करना है? और मेरा नेट अभी ठीक हुआ, पहले नहीं था। अथर्व कैमरा ऑन करो। कौन से जंगल से आए हैं पता नहीं लोग यार, तुम लोग पता नहीं। पहले 5 एलिमेंट का नाम नहीं पता है यार, ये बच्चा जो है कौन सी क्लास में याद करता है मुझे पता नहीं है यार ये। चलो भाई, भगवान मुझे शक्ति दे। N2O जो है इसके अंदर मास इसका 28 है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 16 है। अमन भाई माइक ऑन कर भाई, पहले 10 एलिमेंट का नाम बता दे। सर हाँ बोलो। सर मेरे ये मुझे पहले पीरियोडिक टेबल था सर, मुझे पता नहीं सर, मतलब पीरियोडिक टेबल का तुम्हें पता ही नहीं? पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया है? नहीं, मतलब एग्जाम में पीरियोडिक टेबल मिलता था सर। एग्जाम पीरियोडिक टेबल मिलता था? हाँ सर, इसलिए मुझे याद नहीं सर। इसे तुम्हें 10 एलिमेंट का नाम नहीं याद है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम तुम्हें नाम नहीं याद है तुम्हें 10 एलिमेंट का शुरू में? हाँ नहीं सर, नहीं याद है। अरे बाप रे बाप, ओके चलो खैर, सॉरी सॉरी श्रेया, ठीक है तुमको डांट दिया श्रेया। मुझे मुझे क्या पता था भाई कि सबके सभी एक बोट में है। दिशा तुम्हें पता है? ऐसा थोड़ी ना। हाँ सर पता है। ओह पता है गॉड। सर। हाँ सर। तुम बताओ मुझे, एक बच्चा मिल जाए जिसे नहीं पता है, मैं 5 बच्चों को पूछ रहा हूँ उसमें से 4 को नहीं पता है, तो मैं क्या बोलूं? मतलब ये तो मेरे लिए लाइफ में सरप्राइजिंग हो गया भाई। 11वीं में अपन लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टडीज करने आ रहे हैं, तुम्हें एलिमेंट्स के नाम नहीं पता है? ब्लडी डैम इट यार, मतलब
लोगों को पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक तक पूरी याद होती है, तुम्हें 10 के नाम नहीं पता है यार। तुम्हें सीरियसली रीथिंक करना चाहिए अपना स्ट्रेटेजी भाई। हर चीज हर आदमी हर कोई नहीं कर सकता है। मतलब इतना इतना घटिया डेडिकेशन। इसमें तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा आईक्यू या तुम्हारा एफर्ट मतलब वो मतलब तुम्हें कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो शियर लैक ऑफ एफर्ट है ना। ये तो आलस और काम चोरी है। मतलब ब्लडी तुम यही नहीं, तुम कोई भी फील्ड में चले जाओगे वहीं तुम सब जगह सफर ही करने वाले हो। ऐसा थोड़ी है कि आर्ट्स जो है 99.99% से नीचे जेवियर में एडमिशन नहीं मिलता परसेंटाइल से नीचे इंग्लिश लिटरेचर के लिए। धुआं निकल जाता है एकदम, सब जगह से गीला हो जाएगा सब कुछ एकदम। 2 एलिमेंट के नाम में तुम्हें जो है मेरे को पता नहीं ऐसा पीरियोडिक टेबल है। हाँ बोलो भाई दिशा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन भूल गई दिशा। क्लोरीन। दिस इज लाइक अ ब्लंडर ऑफ एपिक प्रोपोर्शन कि तुम किसी से फोन नंबर दो अपना और 2 डिजिट भूल जाओ बीच के, और वो दिन भर बैठ के मिस कॉल लगाता रहे इधर उधर। अथर तुमने जो डीपी लगा लिया है अपना ना, अच्छा डीपी लगा लिया मुझे लगा। यू आर सो स्टिल। चलो ठीक है भाई, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं भैया, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मेरे को साला ठीक है इतनी इतनी कम उम्र में मुझे कोई साला बीमारी लग जाएगी। नाइट्रोजन का मास 28 है, 14 × 2, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 16 है, नाइट्रोजन का मास 14 है, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है तो 14 × 2 28 है, ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 3 48 है, ठीक है। एटॉमिक सर मास, मैंने रिप्लाई दिया था आपको। अरे 2 का रिप्लाई आया, 4 का नहीं आया। जिससे पूछ रहा हूँ उससे मतलब ये कोई, और ये कोई ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि NO2 नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का मास 14 × 1 14 है, ऑक्सीजन का मास 16 × 2 32 है, और नाइट्रोजन का मास 14 × 2 28 है, और ऑक्सीजन का मास 16 × 5 80 है। तो ये हमारे पास में नंबर्स निकल के आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स निकल के आए हैं। ये टेबल तुम्हें अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है भाई। तो अगर अब मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दूं इसके अंदर, तो एक फिक्स मास नाइट्रोजन का क्या किया जा सकता है इन सारे नंबर्स को देख के बताओ। तो इन सब नंबर्स को देख के मैं कॉमन नंबर इनके बीच का क्या ले लूं। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन नंबर तुम इनका कोई भी ले सकते हो, तुम्हारा मन है वो नंबर वैसे तुम ले सकते हो। तुम 7 भी ले सकते हो, तुम एक्चुअली ये नंबर कॉमन जो है वो 1 भी ले सकते हो, ठीक है। 2 भी ले सकते हो, क्योंकि जब पहली बार उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कौन अपना डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, या जिन भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा उनको तो ये नहीं पता था कि नाइट्रोजन का मास 14 होता है। उन्होंने तो बस रैंडमली वेट्स निकाले होंगे कि कितने वेट के साथ में कौन सा वेट ऑक्सीजन का कंबाइन करता है। अब ये रेशियो ऑफ वेट जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से सेम रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन से वेट का रेशियो सेम रहेगा, बट उन्होंने वेट निकाला होगा ये, ठीक है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे मास सपोज 14 ले लेता हूँ, तो अगर यहाँ 14 रखूंगा तो ये मास 16 की जगह 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 14 रखूंगा तो ये 16 का 16 रहेगा। अगर यहाँ 28 का हाफ मैंने 14 कर दिया, तो यहाँ 48 का हाफ मेरे पास में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने फिर यहाँ 14 रखा तो ये 32 का 32 रहेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अगर 14 कर दिया तो इसका हाफ 40 हो जाएगा। What is the beauty in this? The beauty is कि एक का मास फिक्स रखते हो तो दूसरे का मास जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। ये छाप लो अपनी कॉपी में। इसका कंक्लूजन ये है, जो मैं कोशिश करता हूं तुम्हें फील करवाने का,
पता नहीं तुम्हें एग्जैक्टली उसका जो है मतलब समझ में आएगा या नहीं आएगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें उसका फीलिंग समझ में आए, बस तुम्हें लॉ याद रहना चाहिए। फीलिंग ये थी, देखो गाइस, अब तुमने छाप लिया है अगर ये, तो भाई फीलिंग ये थी हमारी कि अगर एक फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ में जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करने आता है तो या तो उसका जो है 8 ग्राम रिएक्ट करेगा, या फिर तुमने अगर नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा है तो उसका 8 और 8 16 ग्राम रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स या तो ये एक पूरा रिएक्ट करता है या फिर ये 2 पूरे रिएक्ट करते हैं, ये 2 पूरे रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कोई केस नहीं है कि तुम फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, एक जो है, ठीक है, रैंडम अमाउंट ऑफ जो है ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दो कि 8 + 2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया। डीप इनसाइड कि अगर ऑक्सीजन रिपीट होगा तो वो 8 ग्राम के मल्टीपल में रिपीट हो रहा है। डीप इनसाइड ये शो करता है कि देयर इज समथिंग इनसाइड द मैटर जो या तो कंज्यूम होती है तो पूरी कंज्यूम होती है, वो आधी कंज्यूम नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ईट हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ ऑक्सीजन जो कि अगर रिएक्ट करेगा तो पूरा रिएक्ट करेगा। ये फीलिंग कि वो एक इंटीग्रल रेशियो में ही इंक्रीज करता है मास, फिर वो 8 8 और 8, ठीक है, इतने 3 बार 8 8 8 के नंबर से इंक्रीज करेगा या 4 बार करेगा एंड सो ऑन। ये शो करता है कि डीप इनसाइड मैटर जो है वो एक्चुअली इनडिविजिबल है, वो ऐसे रैंडम अमाउंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो ऐसे रैंडम अमाउंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो इनडिविजिबल है, ठीक है। उसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं उनका जो भी कुछ वेट है वो वेट हमें पता नहीं है, लेकिन तुम उससे कम वेट नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। यू विल हैव टू टेक दैट कंप्लीट पैकेज, ठीक है। तो ये इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम को एक्चुअली सिग्निफाई करता है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम को सिग्निफाई करता है, ठीक है। ये सब लॉज के को सोच के गेस करके उसने ये आइडिया लगाया कि कहीं ना कहीं जो हम लोग बड़े स्केल पे, ठीक है, 8 ग्राम की ब्रिक्स इमेजिन कर रहे हैं, तो छोटे स्केल पे कहीं ना कहीं एटम के अंदर इनडिविजिबिलिटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो खैर ठीक है, चलो वो फीलिंग अलग बात है, बट लॉ ये है। सबने लॉ देख लिया, सबने लॉ लिख लिया, ठीक है। Can you show the table for one second? क्या चीज? So the values of mass of O, I didn't see that. The values of mass of O atoms? Yes, sir. The last column. हाँ हाँ हाँ, बोलो, हाँ क्या हुआ उसमें? Sir, तो डूडलिंग किया था ना आपने, वो I- सब जैसे undo करें। एक मिनट यार, वैल्यूज ऑफ लास्ट में 8 16 32, ठीक है, ये था ना वैल्यूज हमारे पास में। सॉरी, पूरा टेबल मैं समझा नहीं यार, डाउट क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी भी। सर, हमें टेबल कॉपी करना है, इसलिए पूरा टेबल फिर से कॉपी करना है, हाँ। टेबल कॉपी करना है, ओके। अच्छा रुको एक सेकंड, 8 16 32, ये 8 का टेबल है ना, सॉरी 24 32 40। यहाँ पे अगर तुमने मास इसका 14 14 फिक्स रखा था, ये तो कॉपी किया। अच्छा ये भी नहीं किया क्या? 28 14 28 14 28 16 16 48 32 80, करो कॉपी। sir, okay, last column में second last 16 है. लास्ट वाले में सेकंड लास्ट 16 है। किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर वो है ना, वो लास्ट का कॉलम है ना, उसके सेकेंड लास्ट रो है ना, वो उसमें 16 है। मुझे गलती नहीं मिल रही है यार, लिख लो, तुम ठीक कर लो अगर गलती है तो, ठीक है कोई बात नहीं। मैं तो थोड़ा सा मेंटली नम हूँ तुम लोगों के परफॉर्मेंस से।
5 6 एलिमेंट के नाम याद नहीं है। दैट इज सरप्राइजिंग एक्चुअली। छाप लिया भाई? हाँ देखो, हम एक छोटी मोटी चीज डेंसिटी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं। तो डेंसिटी के लिए हम क्या क्या लिखने वाले हैं मैं तुम्हें उसका ब्रीफ बताता हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी के हम लोग यूनिट्स देखेंगे और ये यूनिट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, हम लोग रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी के अंदर कौन कौन सी डेंसिटीज डिफाइंड हैं हम ये देखेंगे, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, हम ये सब देखेंगे और उसके कुछ सवाल हैं हमारे पास में। तो मैं डेंसिटी के लिए तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं और इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो नोट करो। सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी लिखा था अभी यहाँ पे, दो तरह की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो वही डेंसिटी है जो तुम जानते हो। ठीक है, और इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है दैट दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा, इसका मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट है। बट दिस इज हार्डली यूज्ड, सेल्डम यूज्ड। ये हम जनरली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम जनरली यूज नहीं करते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिकॉज ये यूनिट हमारे मेजरमेंट के लिए इनकन्वीनियंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा यूनिट यूज करते हैं डेंसिटी में? जनरली ग्राम पर एमएल। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज यूनिट है। ग्राम पर एमएल इज द मोस्ट यूज्ड यूनिट। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज्ड यूनिट है। अब सबसे पहले तो ठीक है, डेंसिटी के कन्वर्जन में तुम्हें, ठीक है, तुमको जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके कन्वर्जन कैसे करते हैं देखो। डेंसिटी कन्वर्जन जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसे होते हैं। सपोज मैं तुम्हें दे दूं कि 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी का समान है, तो उसे तुम्हें ग्राम पर एमएल में चेंज करना है। ठीक है, ग्राम पर लीटर में चेंज करना है, और क्या किलोग्राम पर लीटर में चेंज करना है। ऐसे तुम्हें अलग अलग डायमेंशंस में अगर मैं नंबर निकाल के दे दूं, तो हाउ विल यू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स? तुम डायरेक्टली कन्वर्ट करना जानते हो गया। तो एक बात इसके अंदर पहले ध्यान से देखो कि जब तुम डेंसिटी को किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो इसके अंदर एक्चुअली 2 यूनिट्स का कन्वर्जन है, एक यूनिट का कन्वर्जन नहीं है। दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ 2 यूनिट्स सेपरेटली। इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ 2 यूनिट्स सेपरेटली। 2 यूनिट्स का सेपरेट कन्वर्जन है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर किलोग्राम को मुझे किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है पहले, फर्स्ट कन्वर्जन के लिए। किलोग्राम को मुझे किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। और मीटर क्यूब को मुझे किस में चेंज करना है? एमएल में चेंज करना है। एमएल में चेंज करना है। तो यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस एज, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ये 3 किलोग्राम पर 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है।
तो तुम्हें पहले साइड में 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर, और 1 मीटर क्यूब को ml में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे। नाउ डू यू नो हाउ मच इज 3 किलोग्राम इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स? तो मैं वो सिंपल सा तुम्हारा वो एक हमने पहले कभी ये सिस्टम याद किया था, यूनिट छोटा है बड़ा है, हम उससे करके मल्टीप्लाई डिवाइड का फैक्टर तुरंत सोच लेते हैं। ठीक है, तो भाई 3 किलोग्राम सपोज है मेरे पास में, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट क्या हो रहा है, किलोग्राम से ग्राम यूनिट क्या हो गया, छोटा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा भाई, बड़ा। ठीक है, तो पहले 2 चीजें डिसाइड करनी होती है हमें। ठीक है, कि नंबर क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, और दूसरी चीज कन्वर्जन फैक्टर क्या है, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ताकि उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ये तुम डिसाइड कर पाओ। तो पहले देखो यूनिट क्या हो रहा है, किलोग्राम से ग्राम यूनिट क्या हो रहा है, छोटा, तो नंबर क्या होगा, बड़ा 3 से। तो अब कन्वर्जन फैक्टर किलोग्राम और ग्राम का कितना है, वो हम सब जानते हैं कि 1000 है। ठीक है, 1000 ग्राम जो है वो एक किलोग्राम होता है। तो मैं 1000 से 3 को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 3 इंटू 1000, ये होगा हमारे पास में 3 इंटू 1000। ठीक है, अच्छा, द सेम गोज फॉर द लोअर वन। 1 मीटर क्यूब को मुझे ml में कन्वर्ट करना है, मुझे 1 मीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है। अब तुम्हें कन्वर्जन आई थिंक पता होंगे कि 1 cc, ठीक है, इज एक्चुअली सेम एज, cc का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज सेम एज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज सेम एज 1 ml। आई गेस तुम्हें ये सबको पता होगा, आई गेस सबको पता होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ, 10 टू द पावर -2 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, इज इक्वल टू 1 ml। तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ गया बताओ, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये रिलेशन है हमारे पास में। इसको छापो जल्दी से, सब लोगों ने कैमरा बंद कर लो भाई, बंद कर लो कैमरा। बैठो आराम से, तुम्हारा कैमरा चालू करवा के भी मतलब नहीं है मेरे से। हाँ भाई, तो मीटर क्यूब से ml में जा रहा है भाई, ये यूनिट क्या हो रहा है, छोटा, इसलिए नंबर क्या होगा, बड़ा, और कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 10 टू द पावर 6। तो ये डेंसिटी कन्वर्ट हो गई है, ये क्या बन गया है, दिस एक्चुअली इज 3 इंटू 1000 अपॉन 10 पावर 6 इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3।
3 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर ml। वैसे ही अगर मुझे ये नंबर निकालना है, थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मुझे ग्राम पर लीटर निकाल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो अपना एक बार आंसर देख लो भाई, सॉल्व करके चेक करके, फिर मैं आंसर लिख देता हूँ। तो थ्री किलोग्राम से ग्राम कितना हो जाएगा, वो जो देखा हमने, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 3 ही रहेगा। 10⁻³ हाँ, तो क्योंकि तुम जानते हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर 10 टू द पावर -1 होता है। 10⁻⁻1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो बेसिकली ये 1 मीटर क्यूब जो है, इससे हमारे पास में 10⁻³ लीटर आएगा, तो वो 10⁻³ बन जाएगा नीचे। 10⁻³ कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन्स कर सकते हो, दोनों यूनिट को 1 बाय 1 कन्वर्ट करके। थोड़ा पेशेंस से काम लेना होता है हमें। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद में यहाँ पे हम एक्चुअली एक ऑफिशियली एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हें डेंसिटी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। वो ये है कि रिमेंबर व्हाट इज द यूज ऑफ डेंसिटी। हम इसका ऑफिशियल एक सेंटेंस लिख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डेंसिटी इन प्रॉब्लम्स। डेंसिटी का प्रॉब्लम्स में क्या यूज है, यूज ऑफ डेंसिटी इन प्रॉब्लम्स। तो एक बात जैसे ध्यान रखो कि अगर मैं तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड देता हूं 5 मीटर्स पर सेकेंड, सपोज मैंने तुम्हें स्पीड दिया 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो अगर मैं तुम्हें टाइम दूंगा 3 सेकेंड, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस। मल्टीप्लाई कर दोगे 15 मीटर आ जाएगा। अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस देता हूँ 20 मीटर, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, टाइम। हर सेकंड में 5 मीटर तय करता है, तो 20 मीटर जो है वो 4 सेकंड में उसने तय किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके डायमेंशन के अंदर जो 2 क्वांटिटी हैं, मीटर्स और सेकंड, उसमें से एक तुम्हें वो देता है, दूसरा वो तुमसे पूछ लेता है। ये जो छोटी सी बात है, ये डेंसिटी का इकलौता यूज है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में। तो रिमेंबर, डेंसिटी इज यूज्ड टू कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स सुपरफिशियली। वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डरावना बनाने में काम में लिया जाता है, टू कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सुपरफिशियली। समझ रहे हो, टू कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सुपरफिशियली, सो दैट जहां तुम्हें प्रॉब्लम में मास देना चाहिए था, जो काम इजीली मास से हो सकता था, सो दैट इंस्टेड ऑफ मास वो तुम्हें क्या देगा अब से, इंस्टेड ऑफ मास, ठीक है, डेंसिटी, और डेंसिटी के साथ में क्या देगा भाई, वॉल्यूम, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन।
ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, अगर किसी सवाल में तुम्हें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है बाय चांस, तो वो तुम्हें प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या देगा, डेंसिटी एंड मास इज गिवन। किसी भी सवाल में अगर तुम्हें डेंसिटी वर्ड दिखाई दे जाए फ्यूचर में, तो तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसने डेंसिटी इसलिए दिया है कि फर्दर इस प्रॉब्लम में अगर कहीं मास दिया हो तो मैं उस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर पाऊं, और वॉल्यूम दिया है तो उस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर पाऊं। बस यही डेंसिटी का यूज है। इतना सा कॉम्प्लिकेशन वो जेई के आखिरी सवाल तक प्रोड्यूस करता रहेगा। इसके सवाल टफ नहीं होते हैं, बस एक एडेड कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये नोट कर लो जरा। दिखा भाई सबने? हाँ, हर डेंसिटी का सवाल ऐसा ही रहेगा। प्रियांशु, तुम माइक ऑन कर सकते हो? प्रियांशु, प्रियांशु भाई, अरे ऑन है? हाँ तो बोलोगे ना ऑन है मेरे को। अच्छा ऑन है तो ऑन करो। मुझे बताओ तुमने, अच्छा तुम इंटीग्रेटेड में नॉन इंटीग्रेटेड में प्रियांशु? नॉन इंटी। अच्छा अच्छा, नॉन इंटी में हो तो तुम्हारा तुम्हारा आज कोई टेस्ट वगैरह था? मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क दिया था ना प्रियांशु? वैसे इंटी के लिए कंपल्सरी था, और तुमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया क्या उसे? हाँ किया है सर, थोड़ा सा। अच्छा प्रिया, तुमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है उसे? ठीक है, चलो लिख लिया भाई इतना। चलो ये, सर हाँ बोलो। सर मोल कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हो? मोल कॉन्सेप्ट आपने बोला ना अभी होमवर्क। हाँ, मैंने मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क दिया था ना। मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क दिया था ना मैंने। यस सर, मुझे लगा कि वो खाली इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, वैसे कोई इंटीग्रेटेड के बच्चों ने भी सबने दिया नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, बट अब वो सिर्फ इंटीग्रेटेड के लिए है। मतलब क्या तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नहीं क्या? नहीं नहीं किया, मतलब अभी अभी फिलहाल मैथ का टेस्ट है ना, तो फिर उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, इसलिए नहीं किया था। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैथ्स का टेस्ट तुम्हारा हर हफ्ते रहेगा, तुम्हें पता है? क्योंकि मैथ्स में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम आती है। तो पहले तो एक क्या है कि हम एक बात ध्यान रखें कि तुम्हारे किसी और टेस्ट के कारण होमवर्क सबमिशन में अगर डिले हुआ है तो उसका जो है पनिशमेंट वही रहेगा। एक बात ध्यान रखना। सर ये सबमिट करना है? मैं तुम्हें ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन तो जब होमवर्क सबमिट हो रहा होगा उस समय तुम ये नहीं बोलोगे कि उसका टेस्ट था और इसका टेस्ट था। नहीं, मतलब कि मैंने वो देखा है वैसे। हाँ हाँ, नहीं मैं ठीक है, नहीं मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों की टेंडेंसी होती है कि भाई वो भाई कोई टेस्ट आ गया, टेस्ट के प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम चाहिए, तो तुम लोग 10 तक ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि टेस्ट आ गया तो तुम 2 दिन 3 दिन अपना सेल्फ स्टडी का बुक कर लेते थे। उस समय सब अलाउड था तुम्हारा काम नहीं करना, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ सब कुछ इतना रशिन में रहता है कि तुम हर हफ्ते टेस्ट होगा, तुम्हें हर हफ्ते के लिए तुम्हें 3 दिन तो ब्रेक मिलेगा नहीं। तो आगे से अपने सवालों को ऐसे बैलेंस करके रखना कि तुम्हें टेस्ट चाहे जिसका हो, लेकिन तुम्हें पढ़ने तीनों हैं, बिकॉज लास्ट में तुम्हारे मेन एग्जाम के अंदर, तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स का वेटेज बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है।
इट इज नॉट लाइक कि ये कम मार्क्स का है वो ज्यादा मार्क्स का है। तो होमवर्क का ध्यान रखना। इन शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं तुम्हें सबमिट कब करना है मैं ग्रुप पे डालूंगा। इंटी को तो मैंने डाला था, ऑल्दो अगेन मैंने, ठीक है, मेरे पास सबका होमवर्क आया नहीं है, ठीक है। ओके सर। देखो इसका सवाल कैसे आता है, एक बारी प्रॉब्लम कॉपी कर लो। अच्छा ये प्रॉब्लम, एक मिनट माइक बंद कर लो बच्चे। लवण्य माइक ऑफ कर लो। अच्छा तो बिफोर वी स्टार्ट एक और चीज जो है इसमें लिख लो, रिलेटिव डेंसिटी। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये भी डेफिनेशन लिख लो, रिलेटिव डेंसिटी। इसके आगे वर्ड रिलेटिव लिखा है, तो इस वर्ड से हमें क्या समझ में आ जाता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग expressed with respect to density of a reference substance. Density of any substance expressed with respect to density of a reference substance. जैसे तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास याद होगा, हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसमें था कुछ बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन था, एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। तो जैसे हमने आरएएम में क्या किया था, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास किया था। तो जब वो तुमसे ऐसी चीज बोलता है विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब जो है वो तुमसे यही बोल रहा है कि तुम क्या करोगे, रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू, relative density will be equal to what? Equal to rho of R substance divided by rho of reference substance. Rho of reference रेफरेंस सब्सटेंस सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है, अच्छा एक और चीज, ये जो क्वांटिटी आएगी ये डायमेंशनलेस आएगी। जैसे RAM डायमेंशनलेस होता था, ठीक है। और इसका जो फीलिंग रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? तो रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट एग्जैक्ट डेंसिटी। पहले तो बता दूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्ट डेंसिटी। वो एग्जैक्ट डेंसिटी नहीं है। वो एक्चुअली क्या बताता है, ठीक है, it tells us how much times heavier, ठीक है, how much heavier is our substance with respect to reference। ये हमें एक्चुअली वो बताता है। तो सपोज रिलेटिव डेंसिटी अगर मेरे पास में 4 निकल के आती है, इसका मतलब वो रेफरेंस के मुकाबले 4 गुना भारी है, ये इसका मतलब है। ये डेंसिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखो, ये डेंसिटी नहीं है। तो जैसे पहला रेफरेंस डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के अंदर ही पहली चीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस इज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो
अच्छी बात क्या है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर की डेंसिटी जो है वो हमको मालूम है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है। वाटर की डेंसिटी पता है हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है। तो एक्चुअली 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है वाटर की। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की क्या डिफाइन की जाएगी? रो ऑफ एनी सब्सटेंस जिसका हम लोग चाहते हैं डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो ये सिंपली क्या निकल जाएगा? मान लो हमारे सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो x ग्राम पर ml है, x ग्राम पर ml है, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो जाएगी। तो होगा क्या? बस ये ग्राम पर ml कट जाएगा। सरप्राइजिंगली आंसर तो सिर्फ x ही रह गया। तो अब यहां पे भी दो चीजें हैं। पहली चीज कि इसका जो है मीनिंग जो है वो बहुत ही सिली है। बस कंक्लूजन क्या है? किसी भी सवाल में does any problem having क्या लिखा हो अगर उसमें having this thing कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, सपोज उसने लिख दिया है 1.2 है, तो दिस जस्ट मीन्स क्या बताओ? ये बहुत ही घटिया जोक है एक्चुअली। ये बस इसका मतलब क्या है कि तुम इस 1.2 के आगे क्या लगा लो भाई कि डेंसिटी। अच्छा ये इसको जो है रो बोलते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड रो। ये डिफॉल्ट सिंबल होता है डेंसिटी का। वैसे वो डी वगैरह भी यूज कर सकता है बट ऐसा लिख देते हैं। दिस जस्ट मीन्स दैट रो इज इक्वल टू 1.2 के आगे ग्राम पर ml लगाओ। ठीक है, जस्ट पुट ग्राम पर ml इन फ्रंट ऑफ इट, दैट्स इट। और फिर सवाल नॉर्मली सॉल्व करना शुरू कर दो। लेकिन ऐसा करते क्यों है? क्या उनको मजा आ रहा है 1 से डिवाइड कर करके x को x में डायमेंशनलेस बनाने में? नहीं, उनको मजा नहीं आ रहा है और उसके कुछ रीजंस अगर हैं तो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, हमारे काम की ये चीज है कि तुम्हें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाए तो उसके आगे तुरंत ग्राम पर ml चिपका लेना और उसे डेंसिटी मान के उस नंबर को फिर सवाल सॉल्व करना शुरू कर देना। ये छाप लो इतना भाई। ठीक है, चलो हम सवाल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तुम लोग का इतना कॉपी हो गया है। तो हम लोग बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबने लिखा भाई? यस सर। ओके, चलो थैंक यू।